Hello guys, so welcome back in Aspiring IAS Club. This is a platform to guide and motivate aspiring officers. This is by me, Engineer Nadeem Khan. So guys, in the last lecture, we have discussed on how to prepare for the UPSC examination. So हमने वहाँ पर डिस्कस किया था एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है. जनरली एग्ज़ाम 3 पैटर्न्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू. हमने डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का एक जीएस का पेपर होता है, सीसैट का एक पेपर होता है. देन हमने मेंस के बारे में पढ़ा था कि मेंस में 4 जीएस होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, एक पेपर होता है जो एसए के लिए होता है जो 250 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. देन वी हैव डिस्कस ऑन द क्वालिफाइंग नेचर पेपर्स, राइट, इंग्लिश कंपलसरी एंड द अदर पेपर इज़ रीजनल लैंग्वेज. देन हमने इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं और इन सारे मार्क्स का किस तरीके से मेंस एग्जामिनेशन के अंदर काउंट होता है, हमने इसके बारे में देखा था. देन हमने ये देखा था कि जब भी एक एस्पिरेंट्स यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करता है तो कुछ क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं, जैसे कि ये सारे वो क्वेश्चन हैं, और हमने कहा था कि हम इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. जिसमें से हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिलेबस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है एक यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर, वो हमने देखा था और बहुत अच्छे से हमने जाना था कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सिलेबस को समझना और सिलेबस को जान लेना कितना ज़रूरी है. देन हमने उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स, हमने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि हमको कितने साल के पेपर्स को जो है तो देखना चाहिए और इसका रोल क्या होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का हमारी यूपीएससी की जर्नी में, हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया था. देन जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे कि हमने अब सिलेबस भी देख लिया है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लिया है, तो अब एक्चुअल जो क्वेश्चन आता है तो वो आता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन और एनसीईआरटीज़ को किस तरीके से हमको कवर करना है. तो ये क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप जो है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और जो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आप उसको अच्छे से देख लीजिए. वहाँ पर आपको सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा. देन और प्रीवियस ईयर का यूपीएससी की जर्नी में क्या रोल है वो भी आपको समझ में आ जाएगा. देन वी आर हियर टू डिस्कस दी आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. सो हम सब ने सुना है और सब टॉपर्स भी कहते हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी कहते हैं, यूट्यूब पर भी जितने भी हमने अभी तक लेक्चर्स देखे हैं, सब कहते हैं कि यूपीएससी की स्टार्ट हमको जो है तो एनसीईआरटी से करनी चाहिए. एनसीईआरटीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन. वाई? बिकॉज ये जो है तो हमारे प्राइमरी सोर्सेस रहेंगे. अब आप कहोगे कि क्या एनसीईआरटी जो बुक है वो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से डिफ़ाइन की गई है या डिज़ाइन की गई है, तो माय आंसर विल बी नो. क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है ये मोस्टली जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए डिज़ाइन की जाती है. बट ये हमको फिर किस लिए पढ़नी होती है? ये हमको इसलिए पढ़नी होती है तो ये हमको इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि हमको हमारा जो फाउंडेशन है, हमको जो हमारा बैकग्राउंड है, हमको हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने होते हैं. और सब लोगों का एक्सपीरियंस है, सबका मानना ये है कि इसके लिए एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक हो ही नहीं सकती. तो गाइस हमको यहाँ पर जो है तो स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि हमको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है तो हमको कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़नी है. तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमको सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है. देन आप पूछेंगे कि हमको ज्योग्राफी के लिए कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आई विल सजेस्ट कि क्लास 6 टू क्लास 12. अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज़ होती है ज्योग्राफी के लिए वो सफिशेंट होती है, तो मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ. पर देखिए अभी अगर आप पिछले 3 साल के पेपर्स यूपीएससी को देखोगे तो यू विल एनालाइज एंड यू विल नोटिस कि यूपीएससी ने डायरेक्टली एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. जैसे कि 2019 के अंदर यूपीएससी ने समर सॉल्स्टिस का एक क्वेश्चन पूछा था और 2020 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा गया था. और ये जो 2 क्वेश्चन हैं, एक है समर सॉल्स्टिस और दूसरा जो है तो जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, तो ये डायरेक्टली
कंप्लीटली एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं। जो समर सॉल्स्टिस वाला क्वेश्चन है ये 6th की एनसीईआरटी से पूछा गया है। जेट स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है ये 9th या फिर प्रोबेबली 11th की एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप क्या कीजिए, क्लास 6 टू क्लास 12 तक इन सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़िए ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि क्लास 6 टू क्लास 10 तक यहाँ पर 5 बुक एक्स्ट्रा हमको पढ़नी है, देन क्लास 11th की 2 बुक्स है, क्लास 12 की 2 बुक्स है, इस हिसाब से ज्योग्राफी की 9 बुक्स हो जाती है। तो क्या ये ज़्यादा नहीं हो गए? तो आई विल सजेस्ट कि नहीं, ये ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है तो रिपीट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ लोगे देन आप क्लास 7th के लिए मूव करोगे तो क्लास 7th के एनसीईआरटीज़ के अंदर जो चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर रिपीट हो जाते हैं। देन द सेम चैप्टर्स रिपीट इन क्लास 11th। इन्वायरमेंटल की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होती है वो क्वेश्चन जो है तो वहाँ पर भी रिपीट, वो सारे चैप्टर्स वहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। तो 7th की एनसीईआरटीज़, 9th की एनसीईआरटी एंड 11th की एनसीईआरटी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चैप्टर रिपीट है। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रीडिंग तो आपको 6th to 12th एक साथ पूरी करनी है। देन अगर आप सेकंड रीडिंग में जाओगे देन आप जब 7th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सेम पर्टिकुलर चैप्टर आप 9th की एनसीईआरटी से भी कवर करोगे और 11th की एनसीईआरटी से भी कवर करोगे। फॉर एग्जांपल 9th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, सेम चैप्टर 11th की एनसीईआरटी में है, बस इतना है कि थोड़ी सी डीप में उसमें नॉलेज दी गई है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके सेकंड रीडिंग में इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ में पढ़ सकते हो। तो देख लिया हमने कि हमको ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और देखिएगा इस क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है वो तो ह्यूमन एंड सेकंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में है, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर वाला पार्ट आता है। हमने इससे पहले जो पेपर्स आते थे यूपीएससी के उसके अंदर हमने देखा था कि इन 2 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे तो यूपीएससी ने इस सेशन पर बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के बारे में देखोगे तो यूपीएससी ने अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन इस साल पूछे हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से। तो सिंपली हम जो है तो इस पार्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको जो है तो इन सारी एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से कवर करना है 6th to 12th। अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, हम उसको जो है तो अगले लेक्चर्स के अंदर हमारे डिस्कस करेंगे कि हमको नोट्स कैसे बनाने हैं। किसी यूट्यूब चैनल का हमको वहाँ पर सहारा लेना है या ख़ुद से ही हमको बुक से ही डायरेक्टली नोट्स को कॉपी करना है, हम इसके बारे में जो है तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के बाद में आता है एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री के देखिए कुछ पार्ट है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। हमको हिस्ट्री को सारा कवर करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आर द पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ द पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस। तो हमको मेंस के लिए जो है तो वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर नहीं, प्रीलिम्स के लिए हमको वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, हमको वर्ल्ड हिस्ट्री को मेंस के लिए पढ़ना है। तो आई विल सजेस्ट कि अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पढ़िए मत, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है देन उसके बाद में आप क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो एनसीईआरटीज़ है आप उसको पढ़िए, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको एज सच वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, और इसके साथ में हमको जो है तो आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो हमको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है हमको ये पढ़ना है। देन उसके बाद में जो मेडिवल हिस्ट्री है हमको उसके लिए क्लास 7 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। देन उसके बाद में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो हमको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो क्लास 8 की 2 एनसीईआरटीज़ है जनरली, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। देखिए गाइस, हम सबको इन सबको रेफरेंस बुक से तो कवर करना ही है, बट हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए हमको जो है तो इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दैन उसके बाद में हमको आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है इसका टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, हमको ये
क्लास 11th की NCERT आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़नी है। देन उसके बाद में आता है क्वेश्चन कि हमको पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है। देखिए जनरली एक मिथ यहाँ पर बनाया गया है कि अगर हम क्लास 8 अगर हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ लेंगे तो दैट विल बी इनफ, बट आई विल सजेस्ट कि ठीक है, लक्ष्मीकांत से आपकी पॉलिटी सारी कवर होती है, आई नो, और बहुत सारे भी जानते हैं कि लक्ष्मीकांत को बाइबल ऑफ UPSC भी कहा जाता है, बट सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही अगर हम सारा सिलेबस कवर होगा तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप पिछले 2-3 साल के UPSC के पेपर्स को देखोगे तो UPSC कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है पॉलिटी के अंदर। उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लास्ट ईयर 2019 के अंदर UPSC ने व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी बोलकर एक क्वेश्चन पूछा था। लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग जिसने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया वो क्वेश्चन गलत हो गया, जिसने भी NCERTs के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया वो उसका क्वेश्चन राइट हो गया। सो इसीलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, देखिए लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर लक्ष्मीकांत, बट उसके साथ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करना है तो आप क्लास 8 टू क्लास 11th की NCERT आपको ज़रूर पढ़ना है। अब आप कहोगे कि क्लास 8 टू क्लास 12 की क्लास 11th तक NCERT में हमको क्या पढ़ना चाहिए। सो देखिए जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत में आप प्रियम्बल पढ़ते हो, उसमें टर्म आता है डेमोक्रेटिक, ठीक है, बट लक्ष्मीकांत ने आपको ये डिफाइन नहीं किया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, what are the principle of democracy, what are the advantages of democracy, what are the disadvantages of the democracy, what is the fundamental difference between democracy and monarchy or dictatorship। तो ये हमको UPSC ने डिफ़ाइन नहीं किया है। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको NCERTs पढ़ना है। देखिए क्लास 9th और क्लास 10th की NCERT में डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत अच्छे चैप्टर दिए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इंडियन पॉलिटी के लिए क्लास 8 टू क्लास 11th की NCERT ज़रूर पढ़िए। देखिए पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट व्हाट अबाउट मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, ये आपको जो है तो लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया है और आप इसको मेंस का वहाँ पर आंसर नहीं कर पाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द डेमोक्रेसी, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है तो NCERT से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप पॉलिटी के लिए क्लास 8 टू क्लास 11th की NCERT को रेफ़र कीजिए, देन उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हमको एक ही बुक पढ़नी है क्लास 12th की जिसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इतनी बुक पढ़ लीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। देन आता है इंडियन इकोनॉमी के लिए हमको क्या रेफ़र करना है, तो बहुत सारे जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है, बहुत सारे टीचर्स जो है तो वो सजेस्ट करते हैं कि हमको मुरनाल सर के लेक्चर देखना है, और दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि मुरनाल सर के लेक्चर वाकई में बहुत अच्छे हैं, बट इसके साथ में आपको जो है तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एटलीस्ट क्लास 9 टू क्लास 12 की NCERTs को पढ़ना है। देन यू कैन रेफ़र मुरनाल सर लेक्चर एंड उनके जो हैंडआउट्स है आप उसको पढ़ सकते हो, बट उससे पहले जो है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्लास 9 टू क्लास 12 की NCERTs को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन आते हैं हम इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसके 4 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 16 हमको ये 4 चैप्टर्स को पढ़ना है इन्वायरमेंट के लिए। देन अगर उसके बाद में आपके पास में और ज़्यादा टाइम बच जाता है, देखिए ये जो 4 चैप्टर है जनरली ये चैप्टर्स जो है तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, और उसके बाद भी अगर आपके पास में टाइम बच जाता है देन यू कैन रेफ़र दी क्लास 9th एंड क्लास 10th की ICSE की जो बुक होती है आप उसको रेफ़र कर सकते हो। देन उसके बाद में रेफरेंस बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके लिए शंकर IAS की एक बुक है आप उसको पढ़िए, और इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उसको करंट अफेयर से लिंक कीजिए तो आपका एनवायरनमेंट यहाँ से कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। बट उसके लिए इन 4 चैप्टर्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है NCERTs के। देन उसके बाद में आता है जनरल साइंस।
देखिए, जनरल साइंस अभी तक हम सब लोग यही कहते थे कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली यूपीएससी करंट अफेयर से पूछता है। बट अगर आप पिछले 2-3 सालों के पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो यू विल नोटिस के वहाँ पर यूपीएससी कुछ बेसिक कंसेप्ट लाइक सेल एंड जीन एंड ये सारे कंसेप्ट डीएनए वगैरह पूछ रहा है। तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो सो आई विल सजेस्ट कि आप क्लास 6 टू क्लास 10 की एनसीईआरटी की एटलीस्ट एक रीडिंग या फिर मैक्सिमम 2 रीडिंग दीजिए। देन उसके बाद में आप करेंट अफेयर्स में जो सारी चीज़ें मटेरियल में आती है आप उसको स्टैटिक पोर्शन से आप लिंक कीजिए जो आपने क्लास 6 टू क्लास 10 तक पढ़ा है। और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं मुझे लगता है कि उनके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, जैसे कि सेल, डीएनए और जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं बायोलॉजी और फिज़िक्स के, तो उनको जो है तो ऐसा जनरल साइंस पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि देखिए यूपीएससी तो इट इज़ मोस्ट हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर क्लास 6 टू क्लास 10 की हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं देन इट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर अस। देन उसके बाद में बात आती है कि हमको टेक्नोलॉजी, जो साइंस तो हमने जनरल साइंस तो पढ़ लिया, बट जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है हमको उसके लिए क्या पढ़ना है। तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पर हम जो करेंट अफेयर वाला जो पार्ट है मटेरियल होता है उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्टली यूपीएससी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं उस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन अभी यूपीएससी पूछ रहा है। तो ये करंट अफेयर्स के मटेरियल से हम कवर कर सकते हैं। देन हाउ टू कवर एनसीईआरटीज़। सो गाइस, हमने अभी ये डिस्कस कर लिया है कि हमको कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी एनसीईआरटीज़ को, कौन सी क्लास की एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इन एनसीईआरटीज़ जो हमने अभी डिस्कस किया है तो हमको उसको कैसे स्टार्ट करना है और उनकी सीक्वेंस क्या होने चाहिए। पहले हमको ज्योग्राफी पढ़ना है या पहले हमको पॉलिटी पढ़ना है या हमको हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए या हमको इन्वायरमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। So what should be the proper sequence to start our preparation? So guys, हम इस चीज़ को जो है तो हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और आने वाली लेक्चर्स को भी आप जो है तो इस सीक्वेंस को जानने के लिए आप आने वाले लेक्चर को भी देखिए। तो गाइस, हमने इस लेक्चर के अंदर हमारे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि हमको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है और वो कौन कौन सी क्लास की होनी चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है तो अगले लेक्चर्स को भी देखिए जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीक्वेंस के अंदर ये देखेंगे कि हमको जो है तो कौन सी एनसीईआरटीज़ को पहले पढ़ना है, देन कौन सी एनसीईआरटीज़ को हमको बाद में पढ़ना है और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। आपकी जो भी क्यूरीज़ है या फिर जो भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड आप जो है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। आई विल ट्राई कि मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँ। और अगर आपने अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि आपका दिन अच्छा हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।